हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपनी थीम्स ऑफ रिसर्च एंड एप्लीकेशंस इन साइकोलॉजी के बारे में। अभी तक हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दो जो थीम्स हैं साइकोलॉजी से रिलेटेड उसको हम देख चुके हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो एक प्रोडक्ट होता है, एक फंक्शन है, इट इज़ द आउटकम या रिजल्ट ऑफ पर्सन के एट्रीब्यूट्स और उसका आसपास का जो वातावरण होता है उससे मिलकर जो उसका एक असर निकलता है, एक रिजल्ट निकलता है, वो इंसान के बिहेवियर को इफेक्ट करता है। तो इंसान का जो बिहेवियर होता है या तो वो उसके जीन से डिटरमाइन होता है, या उसके एनवायरनमेंट से डिटरमाइन होता है, सोशियो कल्चरल फैक्टर से डिटरमाइन होता है, या उसकी खुद की पर्सनैलिटी के कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं कि इंसान के दिमाग में जो कुछ चल रहा होता है बाहर के इन्वायरमेंट की वजह से, लोगों की बातों की वजह से, या फिर जो पर्सन को जो जीन्स या डीएनए विरासत में मिले होते हैं, और एक्सपीरियंसेस, सबसे मेन फैक्टर तो एक्सपीरियंस है। उन सब चीज़ों की वजह से इंसान का बिहेवियर जो होता है वो डिटरमाइन होता है। अगली थीम की तरफ दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं। छोटी सी थीम है ये, थीम 3। थीम 3 कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर, सिंपल सा इसका नाम है, ह्यूमन बिहेवियर इज कॉज्ड। यहां पर हम इंसान के बिहेवियर के पीछे कुछ कारण को स्टडी करते हैं, कॉजेस। और ऑब्वियसली बात, अगर कारण है तो प्रभाव भी निकलेगा। तो हम यहां पर ह्यूमन बिहेवियर के पीछे कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को जानते हैं। जैसे आप अगर किसी से ये कहो कि तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, हम नॉर्मली क्या होते हैं पर्सन्स, किसी को भी ऐसे मतलब जज कर लेते हैं, किसी को भी बोल देते हैं कि तुम कितने बुरे हो या तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, तुम इतने शांत कैसे रहते हो, तुम इतनी बुरी क्यों हो, तुम इतनी अच्छी क्यों हो। हम जब भी किसी को इस प्रकार से जज कर रहे होते हैं, लेकिन हम उस जज करने में एक चीज़ को भूल जाते हैं कि हमने क्या कारण जाना, क्या कि पर्सन आज जो जैसा आपको देखने को मिल रहा है उसके पीछे उसका कारण क्या है, वॉट इज़ द कॉज कि पर्सन इस तरीके से बिहेव कर रहा है या कर रही है, रीज़न क्या है। क्या उसके पास के एक्सपीरियंसेस ने उसको ऐसा बना रखा है तो उसका इफेक्ट निकल रहा है, उसका रिजल्ट निकल रहा है ऐसा कि आज वो पर्सन ऐसा है या ऐसी है। या फिर फॉर द टाइम भी एक्सपीरियंस तो चलो एक बहुत लंबी लाइफ की चीज़ हो जाती है जो कि पर्सनैलिटी को मोल्ड करती है। काफ़ी लंबे अरसे तक एक्सपीरियंसेस कलेक्ट होते होते एक पर्सन को गीली मिट्टी से होते हुए एक पक्का घड़ा बना देते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो क्या कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे थे या सोशल फैक्टर्स ऐसे थे, पर्सन का कोई फिजिकल एनवायरनमेंट के अंदर कोई डिस्टर्बेंस थी क्या। तो जैसे जो टेम्पररी हमारे बिहेवियर होते हैं, टेम्पररी बिहेवियर कैसे, मूड स्विंग्स। तो पर्सन का जो मूड है अगर वो चेंज हो रहा है, किसी वक्त ऐसा है, किसी वक्त वो पर्सन सड़ गया है, किसी वक्त बहुत अच्छे से खिलखिलाकर हंस रहा है, किसी वक्त वो आपसे बहुत रूड तरीके से बात कर रहे हैं, तो साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये भी समझने की कोशिश करते हैं, मतलब दिस थीम इज़ ऑल अबाउट कि आप इंसानों के पर्टिकुलर व्यवहार, रवैये और बर्ताव के पीछे कॉज को पता लगाओ, कारण को पता लगाओ कि रीज़न क्या है कि पर्सन ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो छोटी सी ये थीम है, ईजी सी है। बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट दोस्तों ये मानते हैं कि जो भी इंसान होते हैं और उनका जो भी रवैया होता है, व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉजेस। ऑब्वियस ही बात है यार, अगर कोई पर्सन है जो कि चिड़ा हुआ बैठा हुआ है, जनरली आप देखते हो कि यार ये इसका मूड ऐसा नहीं रहता। आप क्या करते हो नॉर्मली, अगर मान लो आप साइकोलॉजिस्ट नहीं भी हो, ये आप हो और ये आपका कोई फ्रेंड है, ये आपकी कोई फ्रेंड है, आज इसका जो मूड है वो ठीक है नहीं, आपको शक्ल से ऐसा लग रहा है और उसके व्यवहार से ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो है मुस्कुराने की बात पे मुस्कुरा नहीं रहा, हंसने की बात पे आपकी सहेली हंस नहीं रही है। आप उससे पूछ रहे हो यार कुछ हुआ है, सब ठीक है, घर में सब ठीक है, कोई बात हुई है, किसी ने तुझसे कुछ कहा है। आपको ये पता कैसे लग रहा है, आप उसको बार बार इस तरीके के सवाल क्यों कर रहे हो। जनरली तो आप नहीं करते हो, क्योंकि उसके बिहेवियर के अंदर आपको कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं कि पर्सन आज नॉर्मलाइज तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है। जैसे कुछ कुछ लोग होते हैं वो सड़ू होते हैं बहुत ज़्यादा, तो हमें पता होता है कि उनकी शक्ल ना बनती रहती है, तो हम उनसे दूर भागते हैं। जैसे ही हम उनको ये पता लगा लेते हैं, हमारा माइंड ये सुनिश्चित कर लेता है भाई इससे अच्छी बात करो, इसने तब भी सड़ना है,
बुरी बात करोगे तो डेफिनेटली बखूबी रूप से इसने सड़ना ही सड़ना है, तो उनसे तो हम दूर भागते हैं। लेकिन अगर हमारा कोई अपना है जिसको हम अपना मान रहे हैं और पर्सन इतना शांत नहीं रहता या नहीं रहती है, या फिर वो आपसे ऐसा बर्ताव नहीं करते हैं लेकिन आज वो कर रहे हैं, तो आप उनसे बोलोगे यार मुझसे कुछ हुआ है क्या, मेरी कोई बात बुरी लग गई, घर में कोई बात है क्या, यार तू आज इतनी शांत शांत सी क्यों है, आज तू इतना कम बात क्यों कर रहा है। तो आप बेसिकली क्या जानने की कोशिश कर रहे हो, आप उनके कारण को जानने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आपको कारण पता लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि सामने वाला ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। कभी कभार वो कारण आपको खुद से पता लग जाता है दूसरों से, या फिर सामने वाला आपको खुद बता देता है यार ऐसी ऐसी आज बात हो गई थी। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है कि बड़े सारे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ये मानते हैं कि हमेशा इंसान जिस भी प्रकार से बिहेव करता है उस बिहेवियर को एक्सप्लेन करा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ कॉजेस। अब कॉजेस दो प्रकार के हैं, मतलब जो कारण है एक पर्सन के बिहेवियर के पीछे, या तो वो अंदरूनी है, इंटरनल है, इंटरनल टू द ऑर्गेनिज्म। इंटरनल टू द ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पर इंसानों की ऑब्वियसली बात हो रही है, लेकिन ऑर्गेनिज्म क्यों लिखा हुआ है, फिर आप कहोगे सर ह्यूमन क्यों नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि दोस्तों साइकोलॉजी की जो फील्ड है ना 21st सेंचुरी में वो थोड़ी सी एक्सपेंड हो चुकी है, मतलब 20th सेंचुरी में एक्सपेंड हो गई थी। बियॉन्ड इंसान ऑल्सो देर इज अ फील्ड नाउ इन साइकोलॉजी जो कि एनिमल बिहेवियर को भी स्टडी करती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरनल कॉजेज को पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पर्सन के मन के अंदर, अभी हम यहाँ पर सिर्फ इंसानों को अगर एग्जाम्पल के लिए माने तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि पर्सन के मन के अंदर चल क्या रहा है, कौन सी बातें चल रही हैं। और अगर पर्सन ने अपने आप को सोच सोच के दुखी नहीं कर रखा है तो क्या किसी और ने दुखी कर दिया है क्या, किसी और कारण की वजह से वो दुखी हो गया क्या, क्लास में किसी ने टीचर ने कुछ ऐसा बोल दिया क्या कि पर्सन को बदनामी सी फील हुई, या फिर अभी तक कोई क्लास का टॉपर था तो उसके मार्क्स कम आ रखे हैं इस वजह से उसको बुरा लग रहा है, मम्मी से लड़ाई हो गई क्या, घर पर घर में कोई बात हो गई, कोई कलेश है क्या। और यहाँ पर हमेशा हमें, मतलब जो मैं जितने भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ वो बैड मूड के बैड बिहेवियर के दे रहा हूँ, अच्छा भी हो सकता है कि पर्सन आज पागलों की तरह खिलखिलाते हुए हंस रहा है, उसके चेहरे पे मुस्कान है, तो भाई लोग फिर भी जानने के लिए एक इच्छुक रहते हैं कि भाई क्या हो गया, तुम इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या दिमाग विमाग खराब हो गया, प्यार व्यार में पड़ गए हो किसी के, क्या बात क्या है। तो हर किसी के बिहेवियर के पीछे जो कारण है वो दो प्रकार से क्लासिफाई करे जा सकते हैं, या तो पर्सन के मन के अंदर कोई बात चल रही है, या बाहर के लोगों की वजह से एक पर्सन का बिहेवियर जो है वो प्रभावित हुआ है। ठीक है, एक्सटर्नल मतलब हैविंग लोकेशन इन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, यानी कि फिजिकल फैक्टर या फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर, या किसी जो दूसरा कोई पर्सन है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की वजह से पर्सन के हमें कुछ बिहेवियर के एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो यहाँ पर एक वर्ड है कॉजल एक्सप्लेनेशंस, ये जो कॉजल है, कॉजल का मतलब है कॉज यानी कि रीजन, कॉज यानी कि रीजन। तो अगर हम कारण को जान लें, अगर हम पर्सन के बिहेवियर के पीछे कारण को जान लें तो हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। कारण को जानने के बाद अगर आप किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हो उसको कहते हैं कॉजल एक्सप्लेनेशन। इसका मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं। आपने पहली बार किसी को देखा और आप ना थर्ड पर्सन से पूछ रहे हो यार भाई इसकी दिक्कत क्या है, ये इतना सड़ा हुआ क्यों रहता है, ये इस प्रकार के नेचर का क्यों है, ये प्यार से बात क्यों नहीं कर सकता है, क्यों नहीं कर सकती, क्या दिक्कत क्या है इस बंदे की। तो फिर आपको थर्ड पर्सन अगर कोई जानता होगा उस पर्सन के बारे में जिसको देखकर आप ये उससे पूछ रहे हो कि यार इसकी दिक्कत क्या है, तो वो बोलेगा यार ये पहले ना बहुत अच्छा जॉली नेचर का हुआ करता था, लास्ट ईयर ऐसी ऐसी बात हो गई, कोई भी बात हो सकती है, मतलब वो कि लास्ट ईयर ऐसी ऐसी बात हो गई, उसके बाद से भाई इसकी पर्सनैलिटी के पूरे डायमेंशंस चेंज हो गए, ऐसा था नहीं कभी, ये अंदर से वैसा है नहीं कभी ऐसा, लेकिन ये सड़ा सड़ा रहने लगा है, ऐसी ऐसी बात हो गई थी इसके साथ। तो आपने क्या करा, आप यहाँ पर कर क्या रहे हो, आप कॉजल एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, आप किसी के बिहेवियर के पीछे कारण को आपने जान लिया और फिर आप उसके बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे हो कि आज इस पर्सन का रवैया व्यवहार जो हो गया है ऐसा, या फिर फॉर द टाइमिंग आज के लिए जो है अभी अभी ऐसे हुआ है। जैसे आप किसी से बोल रहे हो यार इसको भी कुछ देर पहले मैंने देखा था, ये तो खिलखिलाकर हंस रही थी, तो खिलखिलाकर हंस रहा था, एकदम से क्या हो गया। तो आपको कोई बता रहा है कि यार अभी ऐसी ऐसी बात हुई थी और इसको डांट पड़ गई अभी मम्मी से, या इसके पापा ने इसको डांट दिया, थप्पड़ मार दिया इसको,
या इसको सुना दिया गया है तो इसलिए ये चिढ़ा हुआ है या चिड़ी हुई है। तो ये होता है कॉजल एक्सप्लेनेशन। अब कॉजल एक्सप्लेनेशन जो होता है, मतलब यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि दिस इज अ सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑल द साइंसेस। कोर पार्ट है ये, मतलब आप हर चीज़ का जो कारण देखकर उसको एक्सप्लेन करते हो ना कि इस चीज़ के पीछे कारण क्या है, वो आपको राइटर यहाँ पर ये बोल रहा है कि विज्ञान के हर एक क्षेत्र में ऐसा होता है। जैसे फिजिक्स के अंदर कोई एक फिनोमेना है, तो अगर उस फिनोमेना को आपको जानना है कि ये चीज़ ऐसी निकल कर आ रही है तो उसके पीछे एक थ्योरी होती है ना, उसके पीछे कारण होता है। केमिस्ट्री के अंदर अगर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अगर अपना बॉन्ड बना रहे हैं तो उन्होंने बॉन्ड उसी के साथ क्यों बनाया और उसका आउटकम क्या निकलेगा, कोई भी चीज़ एसिडिक क्यों है, बेसिक क्यों है, न्यूट्रल क्यों है। केमिस्ट्री की भी कोई थ्योरी होती है, उसके पीछे भी कारण होता है। बायोलॉजी में अगर आप किसी भी फिनोमेना को, प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हो, बॉडीली फंक्शन को, रिप्रोडक्टिव साइकिल को, पर्सन के सेक्सुअल बिहेवियर को, या एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के एक रवैये को, तो उसके पीछे कारण होता है ना हर एक चीज़ का। तो वो आपसे राइटर सिर्फ इतना कह रहे हैं, ये जो कॉजल एक्सप्लेनेशंस होती हैं ये सिर्फ साइकोलॉजी के डोमेन का पार्ट नहीं है। हर प्रकार की जो विज्ञान की जो फील्ड होती है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, जूलॉजी है, बॉटनी है, हर किसी फिनोमेना के पीछे, हर किसी आउटकम के पीछे, हर किसी रिजल्ट के पीछे कुछ ना कुछ कारण होते हैं। क्यों? और वो कारण समझने क्यों होते हैं हमें? बिकॉज जब तक हम कारणों के बारे में पता नहीं करेंगे तो हम अपनी फ्यूचर प्रोटेक्शन जो है वो भी नहीं कर सकते हैं किसी के बिहेवियर को लेकर। अब फ्यूचर प्रोटेक्शन मतलब क्या? अगर आपको, जैसे मतलब मान लो ये है पर्सन का एक पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे क्या रीज़न रिस्पॉन्सिबल है, आपने उस रीज़न को पकड़ लिया तो उसके बेसिस पर आपको सामने वाले का बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्ट होने लग जाता है। जैसे अगर आप किसी को ऐसा देख चुके हो जीवन में कि यार ये जो पर्सन है बेईमान है, ये एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ, पांच के साथ गद्दारी करता रहता है, गद्दारी करती रहती है, आपका प्रिडिक्शन क्या होगा ऐसे पर्सन के बिहेवियर को लेकर? कि भाई रोड पे घूमते हुए कुत्ते के ऊपर ट्रस्ट कर लिया जाए, लेकिन इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करा जा सकता है क्योंकि इसका बैकग्राउंड ऐसा है, इसका पास्ट बताता है इसके बारे में। इंसान का पास्ट उसके बारे में बहुत कुछ रिवील कर देता है ना। अगर आप किसी का पास्ट जान जाओ, आपका दिमाग खुद ब खुद प्रेडिक्ट कर लेगा कि इस पर्सन का फ्यूचर कैसा होगा, या फिर फ्यूचर में बिहेव कैसे करेगा, या मेरे साथ ये कैसा रहेगा या कैसी रहेगी। पास्ट पता लग जाए बस आपको, पास्ट के एक एक जो उसके जीवन के भूतकाल के जो भी पन्ने हैं, अगर आपको उनकी लिखावट पता लग जाए कि इसके पास में हुआ गया, कि एक चैप्टर अगर आपके सामने आ जाए, आपके लिए फ्यूचर प्रोटेक्शन करना किसी के भी बिहेवियर के लिए बहुत ही आसान है। वो कभी कभार ऐसा होता है कि पर्सन मोल्ड भी हो जाता है, यूटर्न भी मार लेता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम यहाँ पर एक जर्नलाइज टेंडेंसी की बात कर रहे हैं कि इंसान का पास उसके चरित्र के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, पर्सनैलिटी की क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बहुत कुछ हमें बयां कर जाता है। तो आपने यहां पर क्या करा कि जो कॉजल एक्सप्लेनेशन है इसको पता लगाया ताकि आप पर्सन के फ्यूचर बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सको। लेकिन होता क्या, हालांकि साइकोलॉजिस्ट जो हैं दे लुक फॉर कॉजल एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजिस्ट देखते हैं मतलब लोगों के बिहेवियर के पीछे के, इसके पीछे कारण क्या है। जैसे एक पर्सन कोई है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से, बिहेवियरल इश्यूज से, या किसी डिप्रेशन से, या कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग से प्रभावित है, मतलब पर्सन का दिमाग, उसका मूड वगैरह नॉर्मल तरीके से जैसे काम करना चाहिए वैसे नहीं करता है। साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले तो उसके पास्ट को पता लगाने की कोशिश करेंगे ना। और साइकोलॉजिस्ट ये वाला काम करते कैसे हैं? एक पर्सन के पास्ट के ऊपर, उसके भूतकाल के बारे में जब भी कोई एक कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी करी जाती है साइकोलॉजिस्ट के द्वारा, तो साइकोलॉजी की फील्ड में उसको नाम दिया जाता है कि हम एक पर्सन के ऊपर कर रहे हैं कंडक्ट केस स्टडी। उसके ऊपर हम कर रहे हैं केस स्टडी कंडक्ट। केस स्टडी कंडक्ट ही साइकोलॉजी की फील्ड में साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसलिए करी जाती है ताकि हम पर्सन के पास्ट के बारे में पता लगा सके। जब हमें पास्ट के बारे में, उसके बारे में पता लगता है तो उसकी पर्सनैलिटी के विभिन्न प्रकार के ये जो कंपोनेंट्स होते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, आज इस वजह से पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है, तो फिर
हमें पर्सन के पास के पर्सनैलिटी के इतने सारे कंपोनेंट्स को जानते हुए पर्सन का जो वर्तमान होता है, प्रेजेंट होता है, वो पता लगने लग जाता है और हमें फिर इसको रिजॉल्व करना होता है। मतलब साइकोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ पास्ट से बिगड़ी हुई है, ये नहीं कि पास्ट के हर एक डायमेंशन एक पर्सन की लाइफ में बुरे ही होते हैं, अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसी एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जिसको बिहेवियरल इशूज़ हैं, जिसकी कॉग्निटिव डिसफंक्शनिंग है, जिसका दिलो दिमाग अच्छे से काम नहीं कर रहा है, प्रेजेंट पता लग गया उसकी वजह से। अब अगर साइकोलॉजिस्ट ये जिम्मेदारी लेते हैं कि उसके पास के इन कंपोनेंट्स को साइकोलॉजिस्ट रिजॉल्व करेगा या करेगी, तो फिर उसका फ्यूचर बेटर हो जाता है। अदरवाइज क्या होता है, ये चीज़ें और इंटेंसिफाई होते होते अगर पर्सन का एग्रेसिव बिहेवियर है तो वो एग्रेशन और बढ़ता चला जाएगा। अगर पर्सन का सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है तो वो और बढ़ता चला जाएगा। अगर पर्सन के दिमाग के अंदर डिप्रेसिव टेंडेंसीज हैं तो वो डिप्रेसिव टेंडेंसीज और ज़्यादा उसके ऊपर हावी होती हुई चलेंगी। तो साइकोलॉजिस्ट हमेशा एक पर्सन के बिहेवियर के पीछे कॉजल एक्सप्लेनेशंस को पता लगाने की कोशिश करते हैं। एंड दे ऑल्सो रियलाइज दैट सिंपल लीनियर एक्सप्लेनेशंस सच एज एक्स कॉजिंग वाई डू नॉट होल्ड ट्रू। मतलब सिंपल लीनियर एक्सप्लेनेशंस क्या होती हैं, जैसे ये नॉर्मल पर्सन करता है, अच्छा इसके साथ ABC घटना हुई है, इसकी वजह से इसका पर्सनैलिटी का जो कंपोनेंट है वो XYZ निकल कर आया है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट ना नॉर्मल पर्सन तो होते नहीं आपके और मेरी तरह, वो तो साइंटिफिक थ्योरीज वगैरह सब कुछ पढ़कर बैठे होते हैं, उनको पता होता है कि एक पर्सन के बिहेवियर को किस तरीके से समझना है। तो ये जो सिंपल लीनियर एक्सप्लेनेशंस होती हैं, मतलब एक सिंपल तरीके से जैसे आप कह देते हो कि पर्सन का जो बिहेवियर है वो भी Y है तो उसके पीछे जो कारण है वो X है। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, उनका ये मानना होता है हमेशा हमेशा ये चीज़ सही नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि पर्सन के बिहेवियर के पीछे, ध्यान से समझना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है आकांक्षा, पर्सन के किसी बिहेवियर के पीछे साइकोलॉजिस्ट का ये मानना होता है कोई एक पर्टिकुलर कारण, सिर्फ एक कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कारण रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। अगर एक पर्सन को मतलब मान लो कि बुली करा जा रहा है, अब बुली हो सकता है कि फॉर द टाइम बिंग करा जा रहा हो, कॉलेज में सीनियर्स रैगिंग ले रहे हो, स्कूल में कुछ राउडी बच्चे हों उसको तंग कर रहे हो, लेकिन अगर ये चीज़ फॉर द टाइम बिंग हो रही है तो पर्सन क्या करेगा कि प्रिंसिपल के पास या स्पोर्ट्स टीचर के पास जाकर या कहीं पर भी जाकर कंप्लेंट वगैरह कर देगा, क्योंकि पर्सन को थोड़ा सा मेंटल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो पर्सन उस चीज़ से बाहर निकल जाएगा और फिर वो कुछ दिनों के बाद ऐसी चीज़ हो जाएगी कि रात गई बात गई। लेकिन ये चीज़ अगर पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा हावी होती चली जा रही है, घर पे एटमॉस्फेयर ऐसा है कि जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मदर और जो फादर है वो दोनों वर्किंग हैं, तो बच्चे को टाइम ही नहीं मिल पाता, तो बच्चा और ज़्यादा अपनी ख्यालात में, अपने डर के माहौल में, दहशत में कि स्कूल में बच्चे, कॉलेज में बच्चे मुझे बुली करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, टॉर्चर करते हैं मुझे, तो ये वाली बात उसके जहन में और ज़्यादा घुसती चली जाएगी। फिर पर्सन के आसपास कोई फ्रेंड्स नहीं है जिसके साथ वो ये चीज़ डिस्कस करते चले, तो ये चीज़ और इंटेंसिफाई होती चलेंगी। तो पर्सन हो सकता है कि एक टाइम पर या तो डिप्रेशन में चला जाए या बड़े होकर नियर फ्यूचर में वो एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव पर्सनैलिटी बन जाए, क्योंकि बचपन के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो उसको ऐसा बना चुके कि पर्सन का हर किसी से बदला लेने का मन करता है और अपनी पर्सनैलिटी को प्रूव करने के लिए पर्सन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से बिहेव करे। कुछ भी हो सकता है, मतलब या तो पर्सन डिप्रेशन में चला जाएगा या गुंडा बन जाएगा या एग्रेशन दिखाएगा अपना, है ना। तो यहाँ पर कोई एक कारण थोड़ी ना है किसी के बिहेवियर का, हर बिहेवियर के पीछे साइकोलॉजी की फील्ड में ये माना जाता है कि एक पर्टिकुलर अगर आपका बिहेवियर होता है उसके पीछे एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। अब जैसे मान लो नॉइस की डिस्टर्बेंस है, शोर शराबा आ रहा है और वो आपके इरिटेटेड बिहेवियर के पीछे रिस्पॉन्सिबल है, तो अगर एकदम से किसी चीज़ की एक साउंड तेज हो जाए, एकदम से अगर किसी चीज़ की साउंड तेज हो जाए कि भाई आप बैठ के पढ़ रहे हो, मैं जो है आपके बगल में आया और ऐसे करके ताली मार के चला गया, तो आप क्या मतलब किताबें फाड़ दोगे या एकदम से चीखम चिल्ली करने लगोगे या मेरे को मारने के लिए चले आओगे? यार ये कोई एक फैक्टर की वजह से आपका बिहेवियर थोड़ी ना उजागर होगा। बहुत टाइम के लिए आपको डिस्टर्बेंस मिलती चली जा रही है, मिलती चली जा रही है, मिलती चली जा रही है। आप घर वालों को बोलकर आए हो मैं अभी पढ़ने बैठा हूँ, मैं अभी पढ़ने बैठी हूँ, मेरा एग्ज़ाम है, प्लीज़ मान जाओ, अभी गाना मत बजाओ। अपने छोटे भाई बहनों से आपने ये वाली चीज़ कही, बहुत
सारे फैक्टर्स मिल गए लेकिन अभी तक आपके अनुकूल एनवायरनमेंट आपका नहीं बन पा रहा है, तब जाकर आप कमरा खोलकर बाहर के फैमिली मेम्बर्स के ऊपर आप अपना गुस्सा निकालोगे। तो यहाँ पर एक कॉज नहीं होता, हो भी सकता है, मतलब हमें यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की बात को भी 100% ठीक नहीं मानना होता है कभी कभार, क्योंकि एक कारण भी बहुत बड़ा कारण बन जाता है तो उसके पीछे भी बिहेवियर निकल कर आ जाता है। लेकिन जनरली ऐसा माना जाता है कि पर्सन के बिहेवियर के पीछे अगर एक दो कारण है ना, तो पर्सन कहीं ना कहीं अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर लेता है। कैसे कर लेता है यार? सारी चीज़ें हमारे बॉडी के बाहर से कंट्रोल थोड़ी ना होती है, कुछ सोच विचार तो हमारे दिमाग से भी आते हैं ना, अपने आप को अपने ऊपर संयम रखने के लिए, अपने ऊपर कंट्रोल करने के लिए। इंसान कोई बहती हुई हवा का एक पुतला थोड़ी ना है कि हवा जिस डायरेक्शन में लेकर जाएगी इंसान की गंगा वही बहती चलेगी। इंसान भी तो बहुत सारी चीज़ें सोचता है, समझता है, कभी उसको डांट पड़ रही है, कभी उसकी बेइज्जती हो रही है, तो इंसान का दिमाग भी तो उस टाइम पर काम करता है ना कि मुझे अभी ऐसा बिहेव नहीं करना है, मेरी एक गलती मेरे फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर सकती है। मेरे टीचर मुझे डांट रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे भले ही क्लास के लोगों के सामने, लड़के लड़कियों के सामने बदनामी फील हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं है, वो गुरु है मेरे। इस सब चीज़ों का काउंटर दिमाग भी तो हमारा चलता है ना हर एक सिचुएशन के अंदर। लेकिन यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि कभी कभार हमारे बिहेवियर के पीछे एक सिर्फ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, मल्टीपल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है, इंसान का जो रवैया है, वो मल्टीपल कॉजेस का एक आउटकम होता है, वो एक मल्टीपल कॉजेस का इफेक्ट है। तो साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो कॉजल मॉडल्स को जानने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो स्टडी करना चाहते हैं, ये टर्म आ रही है आपके सामने, इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स का मतलब यहाँ पर क्या है? ये सारे स्टैटिस्टिक्स वाले जो टर्म्स हैं वो यूज़ करे जा रहे हैं। इंटरडिपेंडेंट वेरिएबल्स का ये मतलब है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, वेरिएबल्स का मतलब है यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्टेक्स्ट हैं जहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर वर्क कर रहे हैं, ताकि हम उनको पता लगा सकें कि जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, जैसे हम कहते हैं, ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स की वजह से एक पर्सन का बिहेवियर निकल कर आता है। तो दीज आर यूज टू एक्सप्लेन अ बिहेवियर। तो जब ये बोला जाता है कि एक पर्टिकुलर बिहेवियर के पीछे एक कारण नहीं, मल्टीपल कारण होते हैं, व्हेन इट इज सेड दैट अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैज मल्टीपल कॉजेस, तो इसका मतलब ये है हम सिर्फ एक चीज़ को पिन पॉइंट करते हुए, एक फैक्टर को पिन पॉइंट करते हुए पर्सन के बिहेवियर को पता नहीं लगा सकते हैं। ये रूल है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम किसी के बिहेवियर को ये बोल दें कि उस पर्सन का जो बिहेवियर है वो सिर्फ एक फैक्टर की वजह से ऐसा है, या फिर आप एक पर्टिकुलर कारण को बताने लग जाओ, वो चीज़ हमेशा सही नहीं बैठती है। बिकॉज इट मे इट सेल्फ बी कॉज बाय अनदर वेरिएबल, यानी कि अगर आप जिस चीज़ को पिन पॉइंट कर रहे हो, वो अगर आप उसको, उस पर्टिकुलर कॉज को या उस पर्टिकुलर रीज़न को मान रहे हो कि वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है पर्सन के बिहेवियर के पीछे, तो ये भी हो सकता है कि वो पर्टिकुलर फैक्टर भी किसी और फैक्टर की वजह से आया हो। ये कह रहा है राइटर यहाँ पर आपसे, यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, इट इज़ डिफिकल्ट टू पिन पॉइंट वन कॉज ऑफ बिहेवियर। आप एक कारण को पता लगाकर सामने वाले के बिहेवियर को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, बिकॉज वो जो कारण है इट मे इट सेल्फ बी कॉज्ड बाय अनदर वेरिएबल, वो किसी और कारण की वजह से दूसरा कारण निकल कर आया हो, विच इन टर्न में बी कॉज बाय सम अदर, और वो वाला जो कारण है वो किसी और कारण की वजह से निकल कर आया हो। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप ऐसा बोल सकते हो कि जो चेन ऑफ इवेंट्स हैं, द चेन ऑफ इवेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर पर्सनस बिहेवियर। ठीक है, यानी कि एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर, चार फैक्टर, पांच फैक्टर, आपको इसकी पूरी लय को, इसकी पूरी रिदम को ये पकड़ना पड़ेगा ताकि आप पर्टिकुलर किसी के बिहेवियर को एक्सप्लेन कर सको। कहने का मतलब ये है, इसका सार ये निकल कर आता है, ह्यूमन बिहेवियर को जितना इजी हम समझते हैं ना कि इतना इजीली एक्सप्लेन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको सामने वाले की पर्सनैलिटी को जितना मौका मिलता है एक रिलेशनशिप में, एक शादीशुदा ज़िंदगी में जानने का, तो वो आप किसी से धोखा नहीं खाते फिर कभी भी, और फिर आप किसी को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते। हाँ, क्या कह रहे हो कांक्षा?
नहीं समझ सकते, यही सार है। आप जैसे हम जो नॉर्मली कहते हैं ना कि यार मैं उसको समझता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, मुझे पता है। हम ना बेसिकली क्या कर, ये साइकोलॉजी बोलती है कि हम ना बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि किसी किसी के कुछ कुछ छोटे छोटे कंपोनेंट्स ऑफ बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं, प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं। और वो जब हमारा तुक्का फिट हो जाता है तो हम ना एक प्रकार से साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, लेकिन हम रहेंगे तो सूडो साइकोलॉजिस्ट ही। अगर किसी के बिहेवियर को हम रहेंगे तो सूडो साइकोलॉजिस्ट ही। अगर किसी के बिहेवियर को अगर हमें अच्छी तरीके से डिटेल्ड मैनर में अगर पता करना है तो वो मतलब वो इतना मुश्किल टास्क भी नहीं है, लेकिन बस वो थोड़ा सा जैसे होमवर्क होता है ना, वो वाली चीज़ में बन जाता है कि आपको फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, फैक्टर 4, फैक्टर 5 एंड सो ऑन, ये सारे फैक्टर्स की एक कड़ी से कड़ी मिलानी होगी, एक चेन से चेन मिलानी होगी, ताकि आप उसके कंपोनेंट या एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझ सको। तब मतलब बेसिकली ये बोला जा रहा है कि हम जैसे प्रिडिक्शन करते हैं वो प्रिडिक्शन कभी कभार ठीक हो जाती है ना। जैसे किसी का बिहेवियर अगर या मूड खराब है तो हम यही तो पूछ रहे हैं ना कांक्षा उससे, ये प्रिडिक्ट ही तो कर रहे हैं भाई घर पे कोई बात हुई है, अनुमान लग रहा है ना, घर पे कोई बात हो रही है, हुई है, या मम्मी ने कुछ कहा है, टीचर ने कुछ कह दिया, क्या लड़ाई हो गई, क्या उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा। तो हम ना बेसिकली सारे डायमेंशन जो हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें इसके बिहेवियर का कारण बन सकती है क्योंकि सामने वाला पर्सन इन सारे एस्पेक्ट से घिरा हुआ है या घिरी हुई है, तो हम उनमें से एक ऑप्शंस ला रहे हैं पिक करके, ताकि उन सारे ऑप्शंस में से एक ऑप्शन की चेरी पिकिंग हो सके। और फिर हमें लगता है हमने तो सामने वाले के बिहेवियर को समझ लिया, अच्छा ये बात थी, मुझे पता था। अच्छा, अब ये तो चीज़ हो गई बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये चीज़ ने थोड़ा सा आपको निराश करा होगा कि यार आज हम सीख रहे हैं कि इंसान के बिहेवियर को समझना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन रिलैक्स, यहाँ पर बात हो रही है आकांक्षा, जब भी कोई फ्रेश पर्सन से हमारी मुलाकात होती है, साइकोलॉजिस्ट क्या पहले से जानते हैं कि इसका रिश्तेदार है क्लाइंट का? नहीं ना। अगर किसी के बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना है, मतलब प्रेडिक्ट भी नहीं कहेंगे, जानना है, अगर अच्छे तरीके से उसके बिहेवियर को अच्छे से समझना है हमें, सिंपल सा एक रूल होता है, एक उसूल होता है, स्पेंड मोर एंड मोर टाइम विद दैट पर्सन, ताकि उसके एक्सपीरियंसेस को हम समझ सकें, उसकी बातों को हम समझ सकें, उसकी मेंटल स्टेट को हम समझ सकें। उससे बात करते करते उसके पास्ट के बारे में भी कुछ चीज़ें कंपोनेंट सामने आएंगी, फिर उसकी जो प्रेजेंट लाइफ है उसके पास्ट और प्रेजेंट के बीच में एक लिंक बनेगा, जिसकी वजह से हम फिर एक फ्यूचर उसके बिहेवियर को लेकर एक फ्यूचर प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो यानी कि इंट्रैक्शन, यानी कि मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंट्रैक्शन जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, जैसे यही तो होता है ना, एक साइकोलॉजिस्ट कैसे जान लेगा अपने क्लाइंट के बारे में, फिर कुछ भी नंबर ऑफ सेशंस होंगे, इंट्रैक्शन होगा, क्लाइंट कंफर्टेबल होगा। मैंने आपको एक वर्ड बताया था, रैपोर्ट फॉर्मेशन, है ना। पहले दिन ही सब कुछ बता देगा क्या? अगर क्लाइंट ने बहुत शर्मनाक हरकतें कर रखी होंगी अपने पास्ट में जाकर, तो पहले दिन ही साइकोलॉजिस्ट के साथ इतना कंफर्टेबल फील हो जाएगा कि सब कुछ बता देगा उसको, तो ये लगेगा भाई ये भी जज करेगा मेरे को साइकोलॉजिस्ट। लेकिन फिर भी नंबर ऑफ सेशंस में उसको कंफर्टेबल फील करवाने की कोशिश करते हैं कि यार हम आपको जज नहीं करेंगे, हम दूसरे लोगों की तरह नहीं है, आप हमसे दोस्त समझकर ऐसी बातें करो, जो भी बातें आपके मन में आ रही है आप हमसे रिवील करो, हमारे ऊपर डाउट मत करना। लेकिन पर्सन इतने बार धोखा खाया होता, तभी तो वो क्लाइंट है, तभी तो वो डिप्रेशन के अंदर और इन सब चीज़ों के अंदर वो पहुंच गया, उसकी मेंटल स्टेट बिगड़ गई है, तभी तो उसकी मुलाकात साइकोलॉजिस्ट से हो रही है, तभी तो वो साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक गया है, क्योंकि उसको ट्रस्ट इश्यूज है। मान लो सबको नहीं होता ऐसे, लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सबको, मतलब मान लो किसी क्लाइंट को ट्रस्ट इश्यूज है, तो एक थेरेपिस्ट के इतना ज़्यादा बोलने के बावजूद भी कि मुझ पर ट्रस्ट कर लो, मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ, ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट उसको इतनी इजीली कन्विंस हो जाएगा या मान जाएगा, क्योंकि उसने बहुत बार धोखे खा रखे हैं, तभी तो उसको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमारा इंट्रैक्शन लोगों के साथ जैसे बढ़ता चला जाता है, ठीक है, तो हम लोगों को उनके बिहेवियर को समझने लग जाते हैं। अच्छा, आप ये भी होता है, आप कहोगे सर इंट्रैक्शन बढ़ने के बाद भी तो बहुत सारे लोग धोखा खा लेते हैं किसी से, लेकिन दोस्तों समझने की कोशिश करो, जो आपको लग रहा है कि आपने धोखा खाया है, आपने धोखा नहीं खाया, आपने सामने वाले की बिहेवियर को पकड़ लिया है। और वो क्यों हो पाया? क्योंकि नंबर ऑफ इंट्रैक्शन की वजह से आपके सामने उसकी पर्सनैलिटी के एक और डायमेंशन का खुलासा हुआ कि अभी तक इसके मन के अंदर ऐसी मलाल मैंने देखी नहीं है, लेकिन ये पहली बार मुझे देखने को मिल रही है। तो इसकी पर्सनैलिटी के अंदर जो सारे एस्पेक्ट्स और सारे कंपोनेंट्स मेरे को परफेक्ट अभी तक नजर आ रहे थे, लेकिन कुछ ना कुछ वहां पर एक ग्लिच है थोड़ा सा। उस ग्लिच को जब आप पकड़ लेते हो और उस ग्लिच को पकड़कर जब आप मेंटली डिस्कंफर्ट फील करते हो, यार मैंने इससे कुछ और एक्सपेक्ट करा था,
लेकिन यार ये तो बहुत यार अजीब ही पर्सनैलिटी है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था ये मेरे साथ ऐसा करेगा या ऐसे करेगी। तो फिर जब आपको वो मेंटल डिस्कम्फर्ट फील होता है तभी आप अपना रास्ता मान के सामने वाले की लाइफ से कट लेते हो आराम से। हाँ, बिल्कुल। ये जो आप फेक डिक्लेयर करने की बात कर रहे हो, जो ट्रस्ट तोड़ने की बात कर रहे हो, बिल्कुल ट्रस्ट टूटता ही ऐसे है। अच्छा, ये ट्रस्ट टूटने वाली बात ना दो लोगों के बीच में जैसे होती है कभी भी, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि दो नॉर्मल पर्सन्स के बीच में होती है। आप आगे चलकर साइकोलॉजी की डिस्कशंस में मेरे साथ सीखोगे क्लास 12th की एनसीईआरटी में। कभी कभार महीनों तक साइकोलॉजिस्ट इतनी मेहनत करता रहता है अपने क्लाइंट पे, और क्लाइंट पता है एक दिन क्या बोलता है, सर मैंने ना बहुत सारी बातें आपको झूठ बोली थी। क्योंकि साइकोलॉजिस्ट कोई भोलेनाथ का कोई रूप थोड़ी ना है कि वो सारी चीज़ें पता लगा लेंगे, कोई भगवान थोड़ी ना है साइकोलॉजिस्ट, वो भी इंसान ही है। सबसे पहली प्रक्रिया अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो तो वो चीज़ क्या होती है, आप उनको जो भी अपने मुख से अपनी ज़ुबान से जो भी बोलकर बताओगे वही तो मानना पड़ेगा ना। कोई भी पर्सन हो, चलो साइकोलॉजिस्ट छोड़ दो, कोई भी पर्सन हो आकांक्षा, जो आप अपने बारे में बताओगे मुझे तो वही मानना पड़ेगा। जो मैं अपने बारे में बताऊंगा वही मेरे को, वही आपको मानना पड़ेगा मेरे बारे में। क्योंकि आपने मुझे उन सिचुएशंस के अंदर ऐसा देखा थोड़ी ना, या मैंने आपको थोड़ी ना देखा अपनी आंखों से कि मेरे पास एक रिकॉर्डिंग हो मेरी आंखों के पास, मेरे दिमाग के पास। हमेशा सामने वाले के ज़ुबान पे ही हमें दुनिया के उसूल है, चाहे साइकोलॉजी की फील्ड हो चाहे नॉर्मल इंटरेक्शन की फील्ड हो, हमें हमेशा सामने वाले की बातों पे यकीन करना पड़ता है। लेकिन जब हम किसी की पर्सनैलिटी के कंपोनेंट को पकड़ लेते हैं तो हमें पता ये लगने लग जाता है कि सामने वाला अपनी पर्सनैलिटी को फेक कर रहा था, तो हम उसको फेक डिक्लेयर कर सकते हैं। और बहुत बार जैसे ही होता है, मैं आपको ये बता रहा था कि साइकोलॉजिस्ट जो होता है, जैसे महीनों तक रिपोर्ट प्रिपेयर करा जा रहा है अपने क्लाइंट के बारे में, इसका बिहेवियर ये है, इसकी मेंटल स्टेट ये है, ऐसा है वैसा है। एक दिन क्लाइंट आकर उसको बोल देता है कि सर जी, मैंने आपको ना बहुत सारी बातें झूठ बोली थी क्योंकि मुझे शुरू में आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाया था, लेकिन अब क्योंकि ट्रस्ट हो गया, अब मैं पक्का मम्मी कसम खाकर बोल रहा हूँ, मैं सारी चीज़ें आपको सच बताऊंगा। लेकिन साइकोलॉजिस्ट बुरा नहीं मानता। अपन जैसा अपने जैसा कोई इंसान हो नॉर्मल, तो अपन तो मर्डर ही करते हैं उसके कि साले तूने इतने सारे दिन हमारे वेस्ट करवा दिए, करवा दिया, वो करवा दिया। लेकिन साइकोलॉजिस्ट तो उसकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ है। फिर साइकोलॉजिस्ट की वो जो महीनों महीनों की, सालों सालों की जो स्टडी होती है आकांक्षा, वो पूरी ख़राब हो जाती है। उसको वो सारे चिट्ठे पन्ने सब कुछ फाड़ कर एक फ्रेश डिटेल्ड अपने क्लाइंट के ऊपर एक जो स्टडी होती है वो मतलब करनी पड़ती है। उसको नए तरीके से फिर वो ट्रीट करना पड़ता है, क्योंकि फिर अब जो पर्सनैलिटी के जो कंपोनेंट्स हैं, जो अभी तक साइकोलॉजी जो कि अभी तक साइकोलॉजिस्ट को वो प्रिपेयर करे हुए थे, वो अभी तक उन बातों से रिलेटेड करे हुए थे जो क्लाइंट है उसको बताता जा रहा था। लेकिन एकदम से क्लाइंट अगर ये बोलता है कि यार मैंने बहुत सारी चीज़ें आपसे झूठ बोली, मैंने फेक करा था अपने आप को, यहाँ पर मैं चीज़ों को छुपा गया था, आपसे मोल्ड कर गया था, तो हम जैसे लोगों को धक्का लग सकता है। लेकिन साइकोलॉजिस्ट समझता है कि यार ठीक है, कभी कभार क्लाइंट को ट्रस्ट गेन करने में बरसों लग जाते हैं और ज़माना लग सकता है, तो कोई बात नहीं, अब मेरे को दोबारा से ABCD और राम कथा इसके ऊपर पढ़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन साइकोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होता है। यही डिफरेंस होता है कि एक नॉर्मल पर्सन अपने आप को साइकोलॉजिस्ट समझ ले, लेकिन फिर भी वो सूडो साइकोलॉजिस्ट ही रहेगा। और एक साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ट्रेंड स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। अब आकांक्षा एक बात बताओ, किसी के साथ रहने के बाद अगर आपको बहुत टाइम के बाद ये पता लगे कि यार कितनी सारी बातें मुझसे झूठ बोली गई और बाद में अब मुझे सच बताया जा रहा है, तो आप तो सीधा, अपन जैसे लोग तो सीधा विड्रॉ ही कर जाएं या बुरा ही मान जाए, या पहले की तरह जो रिश्ते में जो गर्माहट है वो तो रहे ही ना, है ना, उस पर्सन के साथ। लेकिन साइकोलॉजिस्ट नहीं बुरा मानता, क्योंकि वो किसी क्लाइंट के साथ एक लगाव नहीं रख रहा है, वो कोई इमोशनल बॉन्डिंग नहीं रख रहा है, उसका काम प्रोफेशनल है। और साइकोलॉजिस्ट हमेशा उसके साथ तब तक ही है जब तक वो उसको ठीक नहीं कर देता है। ये चीज़ है। हमारी एक्सपेक्टेशन फिर कम होने लग जाती है उसको लेकर, या पहले जैसे नहीं रहती है। वो अपनी पर्सनैलिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, मैं ये बोल रहा था कि वो फेक तरीके से दिखा रहा था। हाँ, मतलब वो मतलब बेसिकली वैसा वो था ही नहीं, वो अपनी पर्सनैलिटी के बहुत सारे कंपोनेंट्स को, बिहेवियर को फेक कर रहा था। ये चीज़ है। और बहुत सारे लोग इस चीज़ में मतलब वो चतुर भी होते हैं। मतलब देखो क्या होता है, इसके पीछे साइकोलॉजी से कारण ये बोलते हैं कि लोग ऐसा झूठ बोलते क्यों हैं फिर अपने बारे में। इसके पीछे एक सिंपल सा रीज़न ही होता है, आज समझ जाओ उसको। हर इंसान को इस पृथ्वी पर अपनी गलतियां जानने के बाद भी अपने आप को बेस्ट रखना पसंद होता है। ये एक इंसान की फितरत होती है। हर इंसान अपने आप को एक बेस्ट तरीके से दिखाना चाहता है। पीपल डोंट लाइक हेट्रेड अगेंस्ट देमसेल्व्स। आप इसके पीछे कोई कितना भी एग्री करे, कुछ भी करे, आप कुछ डायमेंशन दोस्तों एक्सेप्ट कर सकते हो अपनी पर्सनैलिटी के,
लेकिन बहुत सारे डायमेंशंस ऐसे भी होंगे जो आपको एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। आकांक्षा, आप और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अगर तुम मेरी हर बात को काटते चलो, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं वैसा, तो मेरा एक माइंड ना ऑटोमेटिकली आपके अगेंस्ट होने लगेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा कि हर चीज़ में हाँ से हाँ मिलाने वाले लोग ही लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन हर बात को काटने वाले लोग भी हमें नफरत, मतलब हमारा दिमाग उनसे नफरत करने लग जाता है। ये एक ह्यूमन की टेंडेंसी है, नेचुरल। और ये यहाँ पर जो ये नेचुरल टेंडेंसी है ना, इसको आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हो ये थीम 1 से, कि साइकोलॉजी लाइक अदर साइंसेस अटेम्प्ट्स टू डेवलप, मैंने बताया था जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। ये जनरल प्रिंसिपल है, ये एक प्रकार से एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल की तरह काम करता है कि इंसान ना अपनी छवि हमेशा अच्छी दिखाना चाहता है। और दूसरी चीज़ ये कि इंसान की बातों को बहुत ज़्यादा टाइम तक अगर कोई काटता रहे, या फिर हमेशा उसके अपोजिट ही बोले, कि मतलब आप कोई चीज़ बोल रहे हो मैं उसके अपोजिट ही बोल रहा हूँ आप, तो फिर मेरे दिमाग ये कहता है कि भाई जब इसको कोई चीज़ मेरी पसंद आती ही नहीं है, तो फिर मैं इससे क्यों बातें अपनी शेयर करूँ, क्यों अपनी बातें रिवील करूँ, इसमें तो हर बात मेरी काट देनी होती है। लेकिन उसमें फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जैसे क्या होता है कि जैसे अगर मुझे पता लगने लगा कि आई डोंट वांट टू लूज दिस पर्सन, लेकिन उसकी बातें मतलब मैं एग्री नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर क्या होता है, उसकी चापलूसी करने के लिए कुछ लोग अपनी पर्सनैलिटी को इस प्रकार से फेक करते हैं कि उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं। यहाँ से एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी की कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है एक पर्सन की ज़िंदगी में। तो ये मतलब जैसे जो लोग ना ब्लंटली ब्लंटली सामने वाले से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं या अपना व्यू पॉइंट नहीं रख पा रहे हैं, ठीक है, देखो दो लोगों के व्यू पॉइंट नेचुरली अगर मैच कर रहे हैं, उससे बेटर तो कुछ चीज़ है ही नहीं। वो रिश्ता फिर एक यूनिवर्स के द्वारा बनाया गया रिश्ता है, फिर वो बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि दो लोगों के इमोशनल कनेक्शन बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं यहाँ पर सिर्फ कपल्स और हस्बैंड वाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं जनरली दो इंसानों का एक इंट्रैक्शन बता रहा हूँ। वो मेल मेल का भी हो सकता है, फीमेल फीमेल का भी हो सकता है, और एक मेल और फीमेल का भी हो सकता है। लेकिन हमारी पर्सनैलिटी के आस्पेक्ट की हम धज्जियाँ तब उड़ा देते हैं, जैसे अगर आपको सामने वाले की बात गलत लग रही है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि इसको बुरा लग जाएगा, या फिर मेरी बात की कोई कदर नहीं होगी, या फिर इसको हमेशा अपनी ही बात कहनी है, या फिर मैं इसको खोना नहीं चाहता, इससे रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहता। तो जब हम उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं, या सामने वाला जब हमारी हाँ में हाँ मिलाने लग जाता है, तो या तो सामने वाला अपनी पर्सनैलिटी को जैसा वो है या जैसी वो है वो वैसे शो नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से उनकी पर्सनैलिटी के डायमेंशंस बिगड़ जाते हैं, उनके परखच्चे उड़ जाते हैं, या हम अपनी पर्सनैलिटी के साथ खिलवाड़ कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरली हमें उनको आंसर देना चाहिए था कि नहीं भाई तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हारी ये सोच गलत है, तुम्हें इस सिचुएशन में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हम अपना व्यू पॉइंट कभी कभार हमें लगता है कि रख नहीं पाएंगे, तो हमें लगता है कि यार हम सामने वाले से ना पहले एक सॉफ्ट कॉर्नर की बात कर लेते हैं कि भाई मैं तुमसे कोई बात बोलने जा रहा हूँ, लेकिन उसका बुरा मत मानना तुम, या फिर ऐसा फील मत करना, वैसा फील मत करना, पहले कसम खाओ कि ऐसा नहीं करोगे, पहले कसम खाओ कि तुम यार सच सच बताओगे। तो हमें क्योंकि ये लगता है कि यार सामने वाले के कैसे भी इमोशंस को हर्ट नहीं होने देना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ऐसे पर्सन में इमोशनल इंटेलिजेंस है कि सामने वाले की इमोशन की वो कदर कर रहा है, कि ऐसा नहीं कि उसका मूड अपसेट हो जाए मेरी बात सुनकर या मेरा व्यू पॉइंट सुनकर। तो अब यहाँ पर आप समझ रहे हो ना कि एक बात से कितनी सारी बातें निकल कर आती हैं, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली सिचुएशन बन जाती है हमारी पर्सनैलिटी की। इसलिए कहते हैं कि इंसान की पर्सनैलिटी को कभी भी समझा नहीं जा सकता, क्योंकि एक इंसान की पर्सनैलिटी दूसरे इंसान की पर्सनैलिटी से बहुत अलग होती है। लोग अपना पूरा जीवन बिता देते हैं अपने स्पाउस के साथ, लेकिन फिर भी अगर आप ये बोलो कि यार मैं किसी से शादीशुदा ज़िंदगी में 50 साल से उसके साथ रह रहा हूँ, या 10 साल से मेरा रिलेशनशिप उसके साथ चल रहा था और मुझे सीधे शादी करनी है, कोई गारंटी नहीं है भाई आपका रिलेशनशिप सर्वाइव करेगा। बिकॉज अगर आप ये मानते हो कि मेरे को सामने वाले का दिनचर्या, उठना बैठना सब कुछ पता है, इसकी बेसिस पर मैं उसकी पर्सनैलिटी के हर एक एस्पेक्ट को जानता हूँ या अच्छे से जानती हूँ, तो आप किसी और दुनिया में रह रहे हो। बिकॉज सामने वाले की पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट को सामने वाला खुद भी नहीं जानता है। पहली बात तो यही है, सबसे फनी बात तो यही है कि सामने वाला खुद भी नहीं जानता है। कोई इंसान अपनी पर्सनैलिटी के कंप्लीट डायमेंशन को अगर जान रहा होता तो हर कुछ गोल अचीव नहीं कर लेते हम इंसान लाइफ के अंदर, लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो जब हम ही नहीं जानते अपनी पर्सनैलिटी के बहुत सारे डायमेंशंस को, तो सामने वाला कैसे जान लेगा। तो जितना भी गेम चल रहा होता है दुनिया में कि ये पर्सनैलिटी को मैंने जान लिया है, मैं इसके ऊपर बेट कर सकता हूँ और मुझे पता है कि ये कैसा है, ये कैसी है, वो करके, वो सिर्फ एक छोटी छोटी प्रिडिक्शंस हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट थोड़ा सा एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट होते हैं, तो मतलब वो थोड़ा सा एक सिस्टमैटिक वे में इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत बार साइकोलॉजिस्ट को भी धक्का लगता है, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट अल्टीमेटली है तो इंसान ही। आप साइकोलॉजिस्ट के सामने भी बहुत सारी चीज़ों को फेक कर सकते हो। और पास्ट में ऐसा देखा गया है
आपने पिक्चरों में देखा होगा कंचा, लाइट डिटेक्टर मशीन होती है ना, कि अगर आप झूठ बोलो तो वो बीप 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 करके बजने लग जाती है। बहुत सारे लोगों ने पास्ट में उसको भी फेक करा हुआ है, लाइट डिटेक्टर मशीन्स को। ये भी है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।